I am with celebrated lyricist, poet, writer Irshad Kamil, whose evocative and soul stirring songs have not only made it to our playlist but stayed there. Who cannot relate to the yearning of Tere Paas Mein or the infectious frolic of Mascara in Main Vapas Aunga, or the depth of emotion in Gehra Hua from Dhurandhar? Beautifully capturing love, longing, heartbreak, and a spectrum of emotions, Irshad is a man of many words. His many awards and memorable songs in movies like Jab We Met, Tamasha, Love Aajkal, Chamkila, Main Vapas Aunga, and Dhurandhar stand testimony to his writing prowess. I'm Gitanjali Gayatri, and this is the Tribune Newsroom. I'm joined by Irshad Kamil, who's in our studio today. Welcome, Irshad ji. Thank you. Thank you very much. Irshad ji, before we begin, you epitomize love, the language of love, for all of us in the Hindi cinema. So, can you kind of say a few lines on love before we begin the show to set the mood? Okay. Yeah. This is मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं, मैं उसका हो भी चुका और उसे खबर भी नहीं, इलाही इस खबर से बेखबर करे मुझको, मैं जी रहा हूँ किसी आस के धुंधलके में, मैं लापता हूँ किसी नाजनी के हल्के में, टूट जाए ये मेरी बेहोशी, मोड़ ऐसा भी ना आए कोई, मैंने खोया है खुद को मुश्किल से, या खुदा ढूंढ ना लाए कोई. Very nice, very nice. So, how and when did you first discover that you could tug at heartstrings? Actually, I don't know. मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं उतना पहुंच पाता हूं जितनी शिद्दत से मैं कागज़ पे किसी चीज़ को उतार पाता हूं. ऐसा बहुत बार होता है, अंदर कुछ और महसूस हो रहा होता है, फील कुछ और हो रहा होता है, और जितनी शिद्दत से वो फील हो रहा होता है उससे कम कागज़ पे आता है, और उससे कम गाने वाला एक्सप्रेस कर पाता है, और उससे कम आप लोगों तक पहुंचता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बावजूद दिल से रिश्ता बन जाता है. पर ये हुनर पूरी तरह से मैं अभी साध नहीं पाया, मुझे ऐसा लगता है. आई स्टिल हैव टू वर्क ऑन इट, एंड आई रियली डोंट नो व्हेन आई फेल्ट दैट okay, this is the art I can pursue for that matter, because मोहब्बत और कला दोनों एक जैसी चीज़ें होती हैं. जब आप पैदा होते हैं तब आपको नहीं पता होता आपके अंदर कितनी मोहब्बत है. जब आप पैदा होते हैं तो आपके अंदर कौन सी कला है और कितनी कला है आपको नहीं पता होता. धीरे धीरे वो डिस्कवर होती है. और पहले दोस्तों के साथ बात होती थी. बड़ा मज़ेदार किस्सा है, मैं आपको सुनाता हूँ. कॉलेज में थे जी कॉलेज में होते थे तो हम क्योंकि लड़कों के कॉलेज में पढ़े हुए थे और लड़कों के स्कूल में थे हम, मालेरकोटला में सनातन धर्म प्रेम प्रचारक स्कूल हमारे स्कूल का नाम था. और सब लड़के जब कॉलेज में गए तो अचानक से कोएड कॉलेज. अब लड़कियों को देख के शर्माने की, बात करने की हिम्मत, वो जैसा आपको पता है छोटा शहर, और हर एक लड़के को 10-10 लड़कियों के साथ सच्ची मोहब्बत हो गई. मतलब रोज अपना दोस्त लोग टारगेट बदल लेते थे. नहीं यार उसने देखा नहीं, अभी मैं उसके साथ सच्ची मोहब्बत कर रहा हूँ, अब वो भी उसी तरह से अगर ट्रीट करे, नहीं वो भी यार मुझे लगता है वो बनेगी नहीं बात, अभी मैं वो वाली को सच्ची मोहब्बत करता हूँ. तो वो ख़तों का ज़माना था, जो कि शायद आज की डेट में थोड़ा ऐसा लगे. इट्स अ सो ब्यूटिफुल थिंग दैट यू आर राइटिंग अ लव लेटर टू समवन, यू नो. अब ख़तों का ज़माना था और ख़तों से इम्प्रेस करना होता था. अब मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी थी तो सब दोस्त मुझे बोलते थे कि अरे यार एक लिख दे ना, लेटर लिख दे. तो मैं इतना
पॉपुलर हो गया था अपने दोस्तों में लव लेटर लिखने के लिए कि मैं उनका काम बनवाने के लिए थोड़ा रोज इवॉल्व होता था कि अरे फिर आफ्टर अ पॉइंट मैं थोड़ा सा ये भी हो गया जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा थकने भी लगा कि एक ही काम आप करते रहो। अरे यार, मैं यही बातें तो पहले भी लेटर में मैंने लिखा था कि तुम्हें देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरी रातों की नींद चली जाती है, और तुम्हारे बारे में अरे पिछले लेटर में भी मैंने यही लिखा था यार तो इवॉल्व हुआ एंड somehow this starts working for them and I feel कि ये चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर मैं कुछ शेर ढूंढने लगा ऐसे कि जो उनका काम बनवा दें और मेरी मेहनत कम कर दें। तो जैसे बशीर बदर साहब का शेर है कि जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं, सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा तुझे कागज वही हमने लिखा कुछ भी नहीं। तो इस तरह की चीज़ें मैं ढूंढने लग गया और अचानक से मेरा एक शायरी की तरफ रुझान हो गया और मुझे लगने लगा कि एक बात है जो दिलों तक पहुंच रही है। ये शायद वही दौर होगा। आपने लिटरेचर पढ़ा पीयू से और उसके बाद अब आप गाने लिखते हैं। जर्नलिज्म बीच में करा थोड़ा। तो एक फैक्ट्स है, जर्नलिज्म इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और लिटरेचर ज़्यादातर इमेजिनेशन है, हाउ वाइल्ड इट कैन बी। तो क्या आपके सॉन्ग्स में ये जो फैक्ट प्लस फिक्शन का ब्लेंड है, क्या आपको मदद करता है इन राइटिंग योर सॉन्ग्स? बहुत करता है, बहुत करता है। ये एक और हमारी मान्यता, एक धारणा है, मानना है कि जो पोइट्री है ना वो एक फैंटेसी की फ्लाइट ले लेती है। राइट, कुछ हद तक सही है, पर पोइट्री फैक्ट भी है। पोइट्री वो फैक्ट है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता, जिसके बारे में हम नहीं जानते, वो फैक्ट पोइट्री सामने लेके आती है। जैसे मेरा अगर तुम साथ हो गाना है, एक आप लोगों ने सुना होगा, उसमें तेरी नज़रों में हैं तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराज़ी, मुझे लगता है बातें दिल की होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फ़र्क है, बेदर्द थी ज़िंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। अब मुझे बताइए, ये इसमें कहाँ फैक्ट नहीं है? ये फैक्ट है तो बात ये है कि आप उस फैक्ट को बड़ा पोएटिक वे में कहना सीख जाते हैं। एक होता है कि आपको जर्नलिज्म में फैक्ट एज इट इज रखना होता है, आपको अपनी तरफ से कुछ नई बात कहनी होती। इसमें सिर्फ ये बात हो जाती है कि ये जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है या आपकी जो फीलिंग है, आप अपने एक जिसे कहते हैं अपने स्वभाव के साथ, अपने तरीके के साथ लोगों के सामने रख देती हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। आपके काउंटलेस गाने हैं और आपने एक बुक भी निकाली है, काली औरत का ख्वाब, जिसमें आप स्टोरीज बिहाइंड द सॉन्ग्स बताते हो। वो काफ़ी लोगों ने पढ़ी हुई है, तो हमें कोई ऐसी स्टोरी सुनाओ दैट इज क्लोज टू योर हार्ट बिहाइंड अ सॉन्ग। ओके, चलिए मैं आपको, जो बुक में नहीं है, जो बुक में नहीं है, ठीक है मैं आपको, हालांकि बहुत जो ऐसा भी होता है कि हम अपने एडिटर खुद ही होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं, हर एक इंसान अपना एडिटर खुद ही होता है। हम अपने इमोशंस को एडिट करते रहते हैं और उनको अपने तरीके से, यहाँ इस बात को ऐसे रखना चाहिए और इस इमोशन की हेडलाइन ये होनी चाहिए, तो हम अकॉर्डिंगली हम हेडलाइन देते हैं। अरे मैं तो तुम्हें मिस कर रहा था, क्योंकि यहाँ यही हेडलाइन सूट करती है किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ। या अरे मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी यार, देखो तुम्हारा फ़ोन आ गया। तो ये उस तरह की हेडलाइंस हैं जो हमारे इमोशंस में उस तरह फिट बैठ जाती हैं। मैं आपको दो कहानियाँ सुनाता हूँ, एक मेरी स्ट्रगल की कहानी, एक गीत के पीछे की कहानी या गीत के साथ जुड़ी हुई कहानी। स्ट्रगल की कहानी ये कि स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ होती है जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट नहीं सिखा पाते। आप
जर्नलिज्म पढ़ रहे हों, आप लिटरेचर पढ़ रहे हों, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हों, आप आईआईटी में हों, आप किसी भी जगह हों, वो आपको किताबों के बारे में जानकारी दे देंगे, वहाँ क्या काम आएगा जो आप पढ़ रहे हो उसके बारे में जानकारी दे देंगे। पर शायद कुछ होता है जो ज़िंदगी ही सिखाती है, जो तजुर्बा ही सिखाता है। तो जो इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता, जो हम किताबों से नहीं सीख सकते, वो हम जी के सीखते हैं। और जब हम जी के वो सीख रहे होते हैं, जैसे पढ़ाई बड़ा मुश्किल काम लगती है, तो वो उसको हम स्ट्रगल का नाम दे देते हैं। तो ज़िंदगी जब मुझे सिखा रही थी कि बॉम्बे में रहना कैसे है और किस तरह से मेहनत की ज़रूरत है, हुआ ये कि मैं शुरुआती दौर में सीरियल लिखता था। बहुत से मेरे इनिशियल दौर में सीरियल आए, जिनमें से शायद आप में से कुछ किसी ने देखे हो। छोटी माँ होता था, फिर उसके बाद वो रहने वाली महलों की था, और उसके संजीवनी था। बहुत सारे सीरियल मेरे आते थे, और वो दौर था जब सीरियल अचानक से बूम कर गए थे, और इस वजह से काम मिलना बहुत शुरू हो गया था। राइटर चाहिए होते थे, और मैं नया किया हुआ था। तो मैं स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा करता था, और स्क्रीन प्ले डायलॉग इतना काम होता था कि आपको, और हमेशा इतना कट टू कट रहता था, जैसे आपको बहुत टाइम का एक प्रेशर रहता है कि अभी रात को आप लिख रहे हैं और सुबह उसने शूट होना है। बिल्कुल वैसी बात कि 12 बजे से पहले स्टोरी जानी है या 10 बजे से पहले स्टोरी जानी है, वो जो डेडलाइन। तो डेडलाइन की तलवार हमेशा लटकी रहती थी, और माहौल ऐसा होता था कि रात को मैं लिख के वहाँ पे दरवाजे के बाहर जैसे दूध के लिए एक छोटी सी थैली रखते हैं, तो मैं लिख के हाथ से लिखता था, और हाथ से लिखने के बाद मैं अपने कागज़ उस थैली में डाल दिया करता था, और एक लड़का प्रोडक्शन वाला आता था, थैली में निकाल के ले जाया करता था, और वो आगे शूट पे जाते थे, वहाँ फ़ोटो स्टेट होते थे, और फ़ोटो स्टेट ज़ेरॉक्स होने के बाद बंटते थे। तो 2-3 सीरियल मेरे लगातार चल रहे थे, और मैं लगातार लिख रहा था, और मेरे साथ एक लड़का होता था, मेरे साथ असिस्टेंट, मेरा दोस्त। तो वो, उसको मैंने रात को बोला कि तुम चले जाओ घर, मैं काम पूरा करूँगा। तो वो चला गया घर। मैं काम कर रहा था, एक सीरियल का काम किया, अगले सीरियल का काम पूरा किया, तीसरे सीरियल का काम किया, और उसने अगली शाम को मुझे फ़ोन किया कि लैंडलाइन था, तो मैंने फ़ोन उठाया। तो उसने कहा, सर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, यार काम कर रहा हूँ। कहता, सर आप सोए नहीं? मैंने कहा, नहीं, मुझे टाइम नहीं लगा यार। आप यकीन मानो, वो रुआंसा हो गया। उसने कहा, सर सो जाओ, 72 घंटे हो गए हैं सर, आप मर जाओगे सर, सो जाओ। दैट इमोशनल थिंग, आई रियली, दैट गाय फेल्ट दैट दिस गाय इज ट्राइंग हार्ड। वो उस तक पहुंची बात। मैं अभी भी इस बात को सोचते हुए इमोशनल हो जाता हूँ कि वो भी दिन होते हैं जब आपको लगता है कि ये मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे दौड़ना है, मुझे चलना है। अब मैं रुकूं, सांस लूं, थोड़ा पानी पीऊं, फिर चलूं, मेरे पास उतना भी वक्त नहीं है, क्योंकि मेरे साथ और बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। अगर मैं लेट हुआ तो आगे जो 100 लोग वहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं मेरे कागज़ों का, वो उनका काम पीछे पड़ जाएगा। तो इस तरह की बात होती है। और दूसरी बात, मेरा एक गाना था, जब वी मेट फिल्म, अगर आप लोगों ने देखी हो, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है तुमसे ही, हर घड़ी सांस आती है, ज़िंदगी कहलाती है तुमसे ही। मैं एयरपोर्ट लॉन्च पे बैठा हुआ था, एयरपोर्ट लॉन्च में, और जैसे होता है लोग आ जाते हैं, तो अचानक वहाँ पे एक थोड़े आध्यात्मिक महिला आ गई। अब आई तो वो थोड़ा आदतन, जैसे आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की एक होती है टेंडेंसी, तो वो थोड़ा इलायची का प्रसाद देने लगी, कुछ किशमिश देने लगी। मैं थोड़ा, इसलिए कि सबको दे रही थी तो मैंने भी ले लिया, और सबसे पूछने लगी, आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, अच्छा आपका नाम क्या है, क्या करते हैं, ऐसे करके वो पूछने लगी। और मुझे लगा कि ये मुझसे भी पूछेंगी, और मैं जनरली हर एक को, मुझे ऐसे बिना बात
इंट्रोडक्शन देना अच्छा भी नहीं लगता कभी कभी। तो मैंने सोचा मैं ये थोड़ी आध्यात्मिक है, मैं इनको सीधे बोल दूंगा कि मैं फिल्म में काम करता हूँ जी, मेरा अध्यात्म से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं तो फिल्मी आदमी हूँ, तो मुझे तो छोड़ ही दिया जाए इस बातचीत से जो चल रही है। तो खैर मेरा नंबर आया तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा जी मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ। अच्छा क्या करते हैं आप? मैंने कहा जी मैं तो फिल्मों में गाने वाने लिखता हूँ। मतलब मैंने उन्हें ऐसे बताया कि आप मेरी तरफ तो देखिए ही मत, मतलब मैं उस कैटेगरी का इंसान ही नहीं हूँ। मैंने कहा मैं तो फिल्मों में गाने वाने लिखता हूँ जी। अच्छा कौन सी फिल्म में गाने लिखे हैं आपने? अब जब आपको इमीडिएटली कोई सवाल करता है ना, तो आपको याद भी नहीं आता, भले आपने सैकड़ों पिक्चर की होती हैं। तो मुझे याद नहीं आया। मैंने कहा जी जब वी मेट मैंने किया। अच्छा कौन सा गाना लिखा है आपने? मैंने कहा जी सारे ही लिखे हैं। अच्छा कोई बताओ। तो मैंने कहा जी वो ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। एंड आप यकीन करो वो सबको छोड़ के मेरी तरफ ऐसे, ये आपने लिखा है? मुझे हैरत हुई ये बात, मतलब सुन के, मतलब जिस तरह से वो ये आपने लिखा है उन्होंने कहा, मुझे लगा मैं शायद पकड़ा गया, कुछ मैंने गलत काम कर दिया मैंने। तो मैंने कहा जी मैंने लिखा है। अच्छा कहते ये गाना तो मैं अपनी सुबह की प्रार्थना में रोज गाती हूँ, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है तुमसे ही, हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है तुमसे ही। पूरा गाना उन्होंने वहां जोड़ दिया। तो इस तरह के किस्से बड़े होते रहते हैं, मतलब ये चीजें चलती रहती हैं। मतलब इट्स परसेप्शन, हाउ यू सी थिंग्स एंड हाउ यू पर्टिकुलरली इंटरप्रेट पर्टिकुलर थिंग। तो you belong to Malerkotla, so you are a Punjabi boy at heart. जी। तो जब तक आप अपना एक पंजाबी का तड़का नहीं लगाते सॉन्ग्स में, क्या आपको मजा नहीं आता, या आप इसलिए लगाते हो बिकॉज इट्स रिकनेक्टिंग टू योर रूट्स इन सम वे? देखिए पहली बात तो ये, इरशाद कामिल गाने जरूर लिखता है, लेकिन इरशाद कामिल अपने लिए गाने नहीं लिखता। इरशाद कामिल उन किरदारों के लिए गाने लिखता है जो फिल्म में होते हैं। अगर कोई इंसान दिल्ली को बिलोंग कर रहा है, अगर कोई किरदार अमृतसर को बिलोंग कर रहा है, अगर कोई लुधियाना को बिलोंग कर रहा है, तो मुझे वो तड़का लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी मिट्टी में भले हम हिंदी भी बोलें, थोड़ा एक लहजा होता है कि थोड़ी एक बात होती है जिससे खुशबू आ जाती है कि ये इंसान पंजाब का है यार। तो वो एक तो करेक्टर्स वैसे होते हैं। दूसरी बात, ये बात सच है कि मुझे जब मैं नहीं गया था बॉम्बे, तो जो पंजाबी में लिखा जा रहा था, हालांकि काफ़ी लोग थोड़ा सा पंजाबी का टच दे रहे थे, आनंद बख्शी साहब के गानों में पंजाबी का बहुत ज़्यादा टच था, वो तो थे, अच्छे थे ही, लेकिन जो नॉन पंजाबी लोग थे वो भी पंजाबी में लिखने की कोशिश करते थे, जो मुझे बड़ा तकलीफ देता था, क्योंकि उनका हर सेंटेंस नी और वे पे ही ख़त्म हो जाता था, और ये भी नहीं पता होता था उनको एग्जैक्टली कि नी मतलब एक फीमेल, एक फेमिनिस्ट वो है, और वे किसके साथ जाना है वो एक मस्कुलिन चीज़ है, ये भी फ़र्क महसूस नहीं होता। तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती थी। तो मैंने तो मुझे कई बार इस तरह से होता था कि मैं थोड़ा एटलीस्ट करेक्ट पंजाबी तो बताऊं यार, ये एक बात है, वो एक लहजा, एक बात, एक लफ्ज़ आए मेरे गानों में। मैं कोशिश ये करता हूँ कोई भी ख़राब लफ्ज़ नहीं आना चाहिए, बिगड़ा हुआ लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। वर्ड क्वाइन करना एक और बात होती है, लफ्ज़ को बिगाड़ देना एक दूसरी बात होती है। तो क्वाइन करना एक अच्छी बात है, आप क्वाइन करते हैं जब आप लैंग्वेज में काम करते हैं, बट इट शुड नॉट बी अ वर्ड लाइक के अरे यार ये कैसे आ गया, ये तो सही इस्तेमाल नहीं है। तो वो एक ख्वाहिश रहती है। और जब पंजाबियत में कोई डूबा हुआ करेक्टर होता है, जैसे मैं जब भी मेट की बात कर रहा था, वो डायलॉग है उसमें, तो मैं तो बठिंडे की सिंघनी हूँ, तो अब वो बठिंडे की सिंघनी है, तो वो
है, उसके करेक्टर में वो बात होनी चाहिए। और मैं ये बड़ी फ़ख्र के साथ बात कहता हूँ कि कमर्शियल हिंदी फ़िल्म में पूरा पंजाबी गाना मौजा ही मौजा जब वी मेट में था, और पूरे का पूरा था, और वो लिप सिंक था जिसमें जो एंड में था। तो वो मुझे रूट्स के साथ भी जोड़ता है, आपने सच कहा। और वो मेरा एक जो जज्बा है कि मैं थोड़ा करेक्ट जोन में लेके आऊँ चीज़ें। जैसे अभी मेरी मैं वापस आऊँगा पिक्चर आई है, तो मैं वापस आऊँगा अपने आप में पंजाब की कहानी है, तो उसमें उस तरह की बातें आना, उस तरह का लहजा आना, वो बहुत अहमियत भी रखता है, और वो ऑथेंटिक भी बना देता है वो सारा चीज़। पंजाब से जुड़ा एक और क्वेश्चन कि आपका पंजाब, जब आप रहते थे पंजाब में और 25 साल हो गए आपको बॉम्बे गए रफली, तो अब जब आप वापस जाते हैं पंजाब में, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ये जो गाने आए हैं उधर पंजाबी के, गैंगस्टर्स, गैंग वॉर्स, गन्स, और फिर ड्रग्स को लेकर काफ़ी इशू है इन द यूथ, सो हाउ डू यू लुक एट इट? वो पंजाब शायद ज़्यादा मासूम पंजाब था, मुझे ऐसा लगता है। वो मिट्टी शायद ज़्यादा ज़रख़ेज़ मिट्टी थी, और अभी शायद हमने चीज़ों को उतना मैकेनिकल कर दिया है, या हमारे ऊपर कमर्शियलिज्म इतना हावी हो गया है कि दिखावा बड़ी चीज़ हो गई है, और जो असलियत है उसको हम उतनी अहमियत नहीं देते हैं शायद। उस वजह से चीज़ें बहुत थोड़ी अच्छी नहीं लगती हैं, ऑब्वियसली वो उस तरह की नहीं है। पर मैं उस पंजाब को मिस करता हूँ। वो पंजाब यहाँ फिजिकली हो ना हो, पर वो पूरे का पूरा पंजाब मेरे अंदर जिंदा है, वो उसी तरह से जिंदा है। मैं आज भी अकेले में आंखें बंद करके वही खेल खेलता हूं जो बचपन में खेला करता था। मैं आज भी उसी कच्ची सड़क पे चल के घर जाता हूं जो कभी हुआ करती थी। मेरे आज भी दोस्त मेरी इमेजिनेशन में उसी उम्र के हैं जिस उम्र में मैं उनसे मिला था। मैं पिछले दिनों अपने जिस स्कूल की मैंने बात की, स्कूल गया था ये देखने के लिए कि स्कूल में क्या बदला। मुझे पता नहीं चला स्कूल में क्या बदला। मैंने पूछा कि क्या अभी क्या चेंज हुआ है, किस तरह से पढ़ाई होती है। उन्होंने जो बताया वो असल में मैं वो सुनने नहीं गया था। मैं तो वो जिसने 5वीं में यहाँ एडमिशन ली थी और वो इस बेंच पे बैठा करता था और जिसके पास तख्ती हुआ करती थी और तख्ती पे सीधी लाइन लगवाने के लिए अपनी टीचर के पास वो तख्ती ले जाता था, मैं तो एक्चुअली उस बच्चे को ढूंढने गया था उस स्कूल में। तो मैं भी, पंजाब बिल्कुल बदल गया है। और जैसे मैंने कहा कि गानों का, अब हम गुरदास मान साहब के गाने होते थे, बड़े अच्छे गाने होते थे, सुनते थे, भले वो दिल दा मामला है या मामला गड़बड़ है या हंसराज हंस गाते थे या सुरेंद्र कौर मैम थी, तो हम उस तरह के, सुरेंद्र कौर मैम हमसे बहुत पहले की थी, लेकिन वो एक धारा, उस तरह की धारा थी। अभी एक जिसे कहते हैं एक फेक हीमनशिप, इस फेक को मैं कोट करना चाहूँगा, वो बहुत देखने को मिलने लग गई है गानों में भी, और इवन बातचीत के एटीट्यूड में वो चीज़ें हो गई हैं जो शायद हमारी नहीं है, वो शायद जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेड हैं। वो कहीं से आई हैं, कहाँ उपजी हैं, मुझे नहीं पता, पर मैं अभी भी मेंटली उस पंजाब में हूँ जिस पंजाब में मैं पैदा हुआ था और जहाँ मैं बड़ा हुआ था। नेक्स्ट मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप गाने लिखते हैं, सैड सॉन्ग लिखते हैं, एक ही मूवी में सैड सॉन्ग लिखा, हैप्पी सॉन्ग लिखा, मस्ती वाला लिखा, कोई हार्ट ब्रेक वाला लिखा, तो हाउ डू यू स्विच बिटवीन इमोशंस एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर यू टू काइंड ऑफ डू दोज सॉन्ग्स, अगर इमोशनल शिफ्ट हो उस सॉन्ग में? वो पहली बात तो सारे फिल्म के गाने एक ही बार में नहीं लिखे जाते। अगर सैड सॉन्ग लिखना है
तो वो एक टाइम पे सैड सॉन्ग लिखा जाएगा। अगर आपने कोई मस्ती वाला गाना लिखना है, नाच गाना है, तो आप वो अलग मूड में, अलग माहौल में लिखते हैं। तो ये अलग अलग उसमें लिखते हैं। और रही बात जो प्रोफेशनल, जब आप प्रोफेशनल राइटर होते हैं, प्रोफेशनल, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ प्रोफेशनल राइटर, व्हाई यू आर प्रोफेशनल? बिकॉज यू कैन राइट as per your will and according to that skill और will दोनों चीज़ें मिली होनी चाहिए वो, राइट? कि अभी मैं लिखना चाहता हूँ, जैसे आप अगर मुझे कहें कि अभी आप को ये, मुझे प्रोड्यूसर का फ़ोन आए कि ये बात इस तरह से है और आप ये लिख दीजिए, मैं बिल्कुल लिखूंगा, क्योंकि मैं उस जोन में हूँ। अगर मैं उस जगह नहीं होता तो शायद मैं वहाँ नहीं होता। मुझे बड़ा मज़ेदार एक छोटा सा और किस्सा याद आ रहा है। जब नया साल होता था मलेरकोटला हमारे पंजाब में, दूरदर्शन पे प्रोग्राम चला करता था, जलंधर दूरदर्शन से, फिर वो पिछले आधे घंटे में दिल्ली के साथ कनेक्ट हो जाता था। वहाँ पे गुरदास मान का भी एक गाना आता था, स्किट्स आते थे, आप सब जानते हैं उसके, है ना, सबने देखा ही है वो सब। हाँ तो ऐसा होता था, वो 11 बजे के प्रोग्राम में चलता था। हम छोटे छोटे बच्चे होते थे और माँ गाजर का, और दिसंबर का महीना, माँ गाजर का हलवा बनाती थी, और हम, नया साल तो क्या होता था, वो गाजर के हलवे की कटोरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती थी कि ये अभी 12 बजेगी तो ये मिलने वाली है हमें, है ना। तो वो प्रोग्राम होता था, तो मैंने अपने बेटे को कहा कि हम ना ऐसे नया साल मनाते थे, ये जो पार्टी और ये सारा जो होता है, इट वाज नॉट लाइक, तो बहुत छोटा था वो भी। तो उसने कहा कि ठीक है, इस बार ना हम ऐसे ही मनाएंगे, हम डीडी देखेंगे, DD1, और वो बिस्तर लगाएंगे ज़मीन पे और सब बैठेंगे। ऐसा ही होता था, बड़ा परिवार होता था, सारे ज़मीन पे वो गद्दे लगे होते थे, फिर सब बैठ जाते थे, फिर वो प्रोग्राम देखते थे, फिर 12 बजते थे, फिर वो हलवे की कटोरी आती थी और खाते थे और मुबारकबाद देके चलो सो जाते थे। तो मैंने कहा अभी ऐसा ही करेंगे। अब हम ये सारा प्लान करके हमने ज़मीन पे बिस्तर भी बिछा लिए, हमने डीडी वाला प्रोग्राम भी लगा लिया, और हम ये 2012 के शायद 13 के आसपास की बात है, और हम देखने लगे, नया साल मनाने की तैयारी करने लगे। और जैसे ही कोई 11:30 के करीब हुए और हम बिल्कुल इन थे कि बस अभी नया साल होने वाला है, मुझे फ़ोन आ गया AR रहमान साहब के स्टूडियो से। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक गाना है, अभी रहमान साहब रिकॉर्ड करने वाले हैं, ये एक पोर्शन है जो उन्होंने अभी अभी कंपोज किया है, ज़रा लिख के भेजो और हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब मेरे बेटे का मुंह उतर गया, मेरी वाइफ का मुंह उतर गया, अभी ये काम करने चला जाएगा, ये क्या बात बनी। हमने इतने, मतलब पिछले 3-4 दिनों से हम ये सोच रहे हैं कि इस तरह से गाजर का हलवा भी बना हुआ था, राइट। बट आई सेड कि ओके फाइन, मैं वो कंपोजिशन लेके गया, रूम में गया और वो गाना लिख के मैं 10-15 मिनट में वापस आ गया। अभी 12 बजे नहीं थे, 12 बजने को 10 मिनट थे। गाना कौन सा? धूप पानी पे बरस जाए। आपने पटाखा गुडी गाना मेरा सुना होगा, हाईवे फिल्म का। उसी फिल्म में एक गाना है जिसका जिक्र मैम ने भी किया था, माहीबे, धूप पानी पे बरस जाए। तो वो गाना मैंने लिखा उसका, और वो पटाखा गुडी का ही पोर्शन था। वो मैंने लिखने के बाद 20 मिनट के अंदर उसी तरह से उनको फटाफट मेल किया कि लीजिए अपना गाना, और मैं अपना फ़ोन बंद करके बैठ गया देखने के लिए। तो ये इमोशन जो आपने कहा कि एक इमोशन से दूसरे इमोशन, ये आपको वो महसूस करना पड़ता है, आपको उसमें जाना पड़ता है, आपको उस किरदार को पकड़ना पड़ता है। क्योंकि थोड़ा थिएटर से भी मेरी थोड़ा ताल्लुक़ रहा है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ओके ये किस मोमेंट में मेंटली किस जोन में है ये। अगर मान लीजिए मैं कोई फीमेल सॉन्ग भी लिख रहा हूँ, जैसे मैंने पटाखा गुडी की बात की, या हीर तो बड़ी सैड है, ये गाना भी काफ़ी हाँ लोग सुनते हैं, या अगर तुम साथ हो, या दिल दियां गल्लां, या कोई भी गाना, तो आप उस कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी साइकोलॉजी में जाने की कोशिश करते हैं,
जिसे कहते हैं अंडर द स्किन, और क्योंकि आपको कहानी पूरी पता होती है तो आप महसूस करते हैं कि आप वो हैं, आपको वो तकलीफ हो रही है, इस वक्त आपका दिल टूटा हुआ है और आपको दर्द भरा गीत लिखना है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा रोज ही दिल टूटता है और रोज ही मोहब्बत होती है। अभी दिल्ली में एक मैसिव प्रोटेस्ट हुआ बाय जेन ज़ी और उनके बहुत इनोवेटिव वेज थे ऑफ प्रोटेस्टिंग। तो यूथ पावर इज द थिंग इन इंडिया राइट नाउ। तो आप यूथ को अपनी पोएट्री के थ्रू कोई मैसेज देना चाहेंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, उनके जज्बे के लिए कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लिहाज से चीज़ें बदल रही हैं। अब इवन ये प्रोटेस्ट के भी तरीके बदल गए हैं, बात कहने का तरीका बदल गया। जैसे मैंने कहा कि पहले चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, अभी नहीं लिखी जाती। मोहब्बत करने का तरीका बदल गया है, हर एक चीज़ का तरीका बदल गया है। और वहाँ मेरे पास क्योंकि आते भी रहते हैं, ये मीम जो चलते हैं वो भी आते रहते हैं। वो ऑलरेडी मेरा साडा हक गाना है, साडा हक इत्थे रख, वो इतना कोट हुआ है वहाँ पे, इतना ज़्यादा कि मुझे लगता है कि वही बात है जो कि मर्जी से जीने की भी क्या मैं तुम सबको अर्जी दूं, यानी कि तुम सबका मुझ पे मुझसे भी ज़्यादा हक है, साडा हक इत्थे रख। अब I will open this to anybody who wants to ask question. I'm Sanjeev Singh Barayana. I'm an associate editor with the Tribune. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ है? और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आप कहीं बैठे हुए हैं, आप कुछ अल्फाज बताते हैं, उसमें कुछ आप म्यूज़िक ऐड कर दीजिए तो एक नई चीज़ बन जाती है। तो क्या इससे कविता को खतरा है? क्या एहसास को एक्सप्रेस करने के अंदाज में जो फ़र्क है उससे क्या पोइट्री पे कोई फ़र्क पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है और संजीव जी ने बड़ा आज कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन पूछा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एआई जो हम कर रही है किसी भी फील्ड में, पर्टिकुलरली आर्ट की फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, आर्ट की फील्ड में वो आपको वो बता रही है जो उसको पता है, जो ऑलरेडी मार्केट में है, जो ऑलरेडी जिस तरह की पेंटिंग आपने उससे बोला कि मुझे एक पेंटिंग बना के दीजिए जिसमें समंदर हो, जिसमें चांद हो, जिसमें लड़की हो। अब इस दुनिया में जितने लोगों ने समंदर की पेंटिंग्स बनाई होगी, ज़्यादातर लोगों की पेंटिंग के बारे में उसको पता है। जितनी लड़कियों की पेंटिंग बनाई होगी उसके बारे में उनको पता है। चांद की बनाई होगी वो भी उसको पता है। तो वो कोई एक चांद को किसी एक लड़की के साथ किसी एक समंदर पे खड़ी हुई दिखा देगा और वो आपको कहेगा लीजिए मैंने ये 2 मिनट में या 2 सेकंड में पेंटिंग बना दी, आपकी हाजिर है। ऐसे ही कविता के साथ है। मैंने जैसे आपने कहा कि मेरा खुद का तजुर्बा है, मैंने ही कहा कि इरशाद कामिल की तरह गाना लिख के दिखा दो, और एआई ने 5 मिनट में इरशाद कामिल की तरह गाना लिख के दिखा दिया। लेकिन मज़े की बात ये है संजीव जी, वो इरशाद कामिल की तरह का गाना था, इरशाद कामिल का गाना नहीं था। इरशाद कामिल ने जो कुछ अभी तक लिखा हुआ है 200-400 गानों में या 500 गानों में, वो उसी में से अल्फाज लेके, उन्हीं में से ख्याल लेके, उन्हीं में से रदीफ काफिया लेके, वो राइम लेके उसने एक गाना बना दिया। पर अनकही गज़लों का मेरे दिल में एक अधूरी आरज़ू का दर्द है, मेरे दिल में एक अधूरी आरज़ू का दर्द है, अनकही गज़लों का मेरे जहन में दीवान है। वो दीवान एआई नहीं जान सकती, वो एक्सप्रेशन एआई नहीं पकड़ पाएगी जो मुझे अभी लिखना है, जो मुझे अभी करना है। यकीन मानिए मैं उन 500 गानों जैसा तो गाना अब नहीं लिखूंगा, 501 माह मैं कुछ नया लिखूंगा, कुछ अलग लिखने की कोशिश करूंगा। तो एआई जो कर रही है खासकर पोइट्री को लेके, जो ऑलरेडी कहा गया है, जो ऑलरेडी बन चुका है, वो उसी को अक्यूमुलेट कर रही है, कुछ नया नहीं दे रही है। जबकि दिमाग, जहन इतना बड़ा समंदर, इतना खुला आसमान होता है कि रोज़ नई नई चीज़ें, रोज़ नई नई बातें बताता रहता है। बेसिकली जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में वो रीहैश करे जा रहा है। राइट, रीहैश। जी, मैं मुना हूँ, आई एम पार्ट ऑफ फीचर्स टीम
आपके गाने हमारे ड्रीम्स, हार्ट ब्रेक, लव सबके बांट रहे हैं. अरे What I want to know from you is, when have you felt love at its strongest for someone or some place or a character? strongest when I felt, there are so, as I said, so many times I feel love is there, you know. If I am not feeling love is not there, then I'll not be able to write that kind of thing. अगर मैं ये लिखता हूँ कि जैसे अभी मैंने पिक्चर का जिक्र किया था, तेरे पास मैं कहा कि अपनी कहानी उतनी रहेगी चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, अपनी कहानी उतनी रहेगी चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, काजल नहीं मैं गालों का तिल हूँ, मिटता नहीं मैं कितना मिटा लो, मेरा तो हटना मुश्किल बड़ा है, तुम सामने से शीशा हटा लो. तो ये वो किरदार जो मोहब्बत में है, जैसा मैंने कहा कि मुझे रोज़ मोहब्बत होती है, मुझे रोज़ रियल लव फील होता है और रोज़ मेरा हार्ट ब्रेक भी होता है, जैसा मैंने कहा. तो मैंने तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है. मैं तो रहता ही मोहब्बत, ऐसा कह लीजिए मोहब्बत के समंदर में हूँ. तो कोई एक मोमेंट नहीं है. I feel that if you are a poet, then you are blessed. You are made with love. You are made with that मिट्टी के जिसकी सिंचाई ही मोहब्बत के पानी से हुई है. आई एम भारतेश, आई एम पार्ट ऑफ हरियाणा ब्यूरो. मेरा सवाल है कि कैन ए डीपली रिलीजियस पर्सन बी ए गुड पोइट? डज रिलीजियोसिटी अफेक्ट्स क्रिएटिविटी, particularly in Indian environment, which is a multicultural society, and यहाँ लोग बहुत सेंसिटिव भी हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज़ भी हो जाते हैं. तो इसका ये था. और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आजकल बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्म्स बन रही हैं, जैसे कश्मीर फाइल्स हो गई या अपना केरला स्टोरी हो गई. तो क्या आप भी ऐसी फिल्म में, या आपने कभी मना की हो या आपने कभी कोलैबोरेट किया हो? आपका क्या एक्सपीरियंस है आपका, और आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, पहली बात तो जो आपने बात कही कि रिलीजन को बेस करके क्या एक अच्छा पोइट हुआ जा सकता है या नहीं हुआ जा सकता. बिल्कुल हुआ जा सकता है, बिल्कुल हुआ जा सकता है. अगर ऐसी बात ना होती तो हम तुलसीदास को इतना बड़ा पोइट नहीं मानते, हम सूरदास को इतना बड़ा पोइट नहीं मानते, हम मीरा को इतना बड़ा पोइट नहीं मानते. हम उस मिट्टी से आते हैं जहाँ पोइट्री को भगवान माना जाता है. हम ग्रंथ साहब की ज़मीन से आते हैं जिसमें है ही पोइट्री. गुरु मान्यो ग्रंथ, उसमें तो सब वही, कबीर है उसमें तो वही लोग हैं. तो आप बिल्कुल वैसा हो सकते हैं. सवाल ये है, क्या आप उतनी प्योरिटी के साथ, उतनी पवित्रता के साथ, जहाँ से उन लोगों ने लिखने की कोशिश की होगी और वो अपने हुनर में पूरा उतरे होंगे, क्या आप उतर पाएंगे? अगर आप नहीं उतर पाएंगे तो आप शायद वो सही काम कर देंगे, और सही काम पे सवाल उठने चाहिए. सही काम पे सवाल उठने चाहिए. अगर वो काम उतना गहरा होगा, अगर पढ़ने के बाद, अगर अपना इनकी निराला की राम की शक्ति पूजा पढ़ने के बाद मेरे दिल में कुछ महसूस होता है, तो मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कुछ डाला है उसमें, वही मेरे अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है. अगर मैं सिर्फ कहने के लिए बात कह रहा हूँ या किसी मौके का फ़ायदा उठाने के लिए, किसी हवा को अपनी तरफ करने के लिए ये बात कह रहा हूँ, तो वो तो फिर नहीं होने वाला. पहली बात, पहले सवाल का जवाब. और जहाँ तक दूसरे सवाल की बात है, मैं कोशिश करता हूँ कि आर्ट को सोसाइटी के साथ जोड़ा जाए, लेकिन प्रोपेगेंडा के साथ ना जोड़ा जाए. अब जैसे मैंने कोई पिक्चर को इनकार किया या मैंने किसी पिक्चर के लिए हाँ किया, वो प्योरली इस वजह से होगा कि मेरा इस पर्टिकुलर फिल्म में मेरा काम क्या है. एक वो प्रोपेगेंडा पिक्चर बड़ी हो सकती है, मतलब महाकाव्य है पिक्चर एक, उसमें एक चैप्टर है लिरिक्स राइटिंग, और वो इंसान अगर मान लीजिए मोहब्बत में है और वो वहाँ मैं मोहब्बत का गाना लिख रहा हूँ, तो मुझे मोहब्बत का गाना लिखने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो मोहब्बत का गाना लिख रहा हूँ.
अब इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। अभी हाल फिलहाल में धुरंधर पिक्चर आई थी। अब गहरा हुआ गाना लोगों को बड़ा पसंद आया जी, देखिए गहरा हुआ। और फिर से नैना भरे, कहते थे हम गम है खत्म, फिर से नैना भरे। मेरा काम उस किरदार के एहसास को लोगों तक पहुंचाना है। वो कोई इंसान अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ होता है जो एक बारीक धागा होता है जिसको छूने के बाद वो आदमी सितार की तरह बज उठता है। बस वो संगीत ढूंढना मेरा काम है और मैंने वही काम किया है। थैंक यू। आई एम नौनिका सिंह। आपने धुरंधर की बात कर ही ली है, तो योर क्रिएटिव पार्टनरशिप विद A.R. रहमान इज लेजेंडरी. So what is your stance on music composers like शाश्वत and on remixes? रीमिक्सेस का मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि वो अगर ना हो तो अच्छी बात है। वो इस वजह से ना हो तो अच्छी बात है क्योंकि हम ना, जैसा मैंने कहा, इजी पाथ ढूंढ रहे हैं रीमिक्सेस के थ्रू। एक बात। दूसरी बात, वो आपका ओरिजिनल काम नहीं है। तीसरी बात, आप उससे जो कुछ भी कमा रहे हैं वो असल में आपकी अपनी मेहनत से नहीं आया हुआ है, मेहनत किसी और ने की है। अगर अब ऐसा देखिए, घर को पेंट करने वाला आर्किटेक्ट तो नहीं हो सकता। तो यहाँ बात ऐसी ही है कि पेंट करने वाला आर्किटेक्ट बनने की कोशिश कर रहा है, राइट? आधे गाने तो धुरंधर में रीमिक्सेस ही हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बात है। पर बड़े अच्छे से उन्होंने काम किया है और जो उनका प्रोडक्शन किया है। और सारे जितने नए हैं, वो शाश्वत, सचदेव हों या आप जिन भी लोगों के साथ, मैं नए लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, वो विशाल मिश्रा हों या तनिष्क बागची हों या सचेत परंपरा हों या सार्थक कल्याणी हों या हीरल विरादिया हों, ये सब लोग अपनी अपनी तरफ से मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनिशियली कुछ समझौते मैं ये भी मानता हूँ करने पड़ते हैं। जैसे अभी ये बात करते हुए मुझे इसलिए अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि अब मैं उससे ज़्यादा पैसे लेता हूँ। यहीं पंजाब में ही मैंने एक गाना लिखने का 100 रुपया भी लिया हुआ है। वो आपको किसी तरीके से लोग एक्सप्लॉइट करने की उस टाइम पे कोशिश भी करते हैं। अच्छा, तुम म्यूज़िक बनाते हो ना, तुम्हें काम देंगे तो पहले इसको रीमिक्स कर दे। आदमी उस उम्मीद में कि अच्छा यहाँ से कुछ काम आने वाला है, चल यार मैं ये कर देता हूँ। ये तो ऐसे भी चीज़ें हो जाती हैं। बट ऑफ कोर्स remixes should not be there, I feel, and they are somehow harming the creativity of even those guys who are doing this, and बाकी हर एक नए म्यूज़िक डायरेक्टर का काम करने का अपना एक तरीका है, एक अपना अंदाज़ है। और कोई भी नया आदमी आता है जब अपना हुनर लेके, वो ऑलरेडी काम कर रहे इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है। मैंने रहमान साहब के साथ भी बहुत कुछ सीखा, मैंने प्रीतम दा के साथ भी बहुत कुछ सीखा, विशाल शेखर के साथ भी बहुत कुछ सीखा और अमित त्रिवेदी के साथ भी सीखा। और अब मैं शाश्वत सचदेव के साथ भी सीख रहा हूँ, मैं तनिष्क बागची के साथ भी सीख रहा हूँ, मैं सचेत परंपरा के साथ भी सीख रहा हूँ। ये सारे नए लोग कुछ ना कुछ बता के ही जाते हैं। I'm Parveena Rashid. Bhajan clubbing has become a hot trend among the Gen Zs, right? And elsewhere in the world, we have halal pop, Islamic reggae. So all young artists or young audience. So do you see the Bhakti Ras sipping into Bollywood music in new Avatar? I don't know, seriously. I don't know, and I don't think also. That's why I don't know. Because मेरी अभी मई में एक पिक्चर आई है, कृष्ण अवतारम, हृदय नाम था शायद उसका, कृष्ण अवतारम 1। उसमें मैंने 6-7 कृष्ण भजन लिखे हैं। और आप सुनिएगा, अगर नहीं सुने, वो लिखने के बाद और वो काम करने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिला। क्योंकि मैंने पहले उस तरह का काम नहीं किया था कभी। मैं चाहता था कि मैं कोई भजन लिखूं, मैं कोई नात लिखूं, मैं कोई इस तरह की बात लिखूं कि जिसमें कुछ ऐसा मौका मिले मुझे। अभी मुझे मौका मिला। और जहाँ तक ये
मॉडर्न मिक्सिंग और क्लबिंग की बात है, ये सिर्फ उन चीज़ों को आई फील के थोड़ा ज़्यादा कमर्शलाइज करने की ज़्यादा एक प्रैक्टिस है बनस्बत इसके कि हम, क्योंकि किसी भी रिलीजन का काम आपको सुकून देना है, ऐसा मैं मानता हूँ, और कोई अच्छी बात कोई एक सिखा के जाना है कि जिससे आप थोड़े से और ज़्यादा इंसान बन जाएं। अब ये सारी बातें अगर हम, जैसे आपने कहा कि भजन क्लबिंग के थ्रू भी ये हो रही हैं, फिर तो ये सारी चीज़ें वैलिड हैं, हमें थोड़ा सुकून भी मिल रहा है, हम थोड़े अच्छे इंसान भी बन रहे हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो फिर उसका जवाब आपको भी पता ही है। कृष्ण के भजन कैसे आपने तैयारी कैसे की कृष्ण? मैम, मुझे तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप यकीन मानिए, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि मैं हिंदी लिटरेचर से हूँ। हिंदी लिटरेचर में बहुत सारा पोर्शन ऐसा है, जैसा मैंने तुलसीदास की बात की, जैसे मैंने सूरदास की बात की, जैसे मैंने मीरा की बात की, तो ये आपको ऑलरेडी पढ़ना पड़ता है उस वाइल यू आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मेरी वो जानकारी है कि ये क्या है, कहाँ से आता है और किस तरह की चीज़ें हैं। अगर वो मेरे अंदर से उस जगह से नहीं आ रहा होता जहाँ से नॉर्मली एक गाना आता है, या उससे भी किसी ख़ास जगह से नहीं आता, तो यकीन मानिए मैं नहीं करता। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट को मना किया है जो मुझे लगा कि मैं ये जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, ये शायद इसके लिए फ़लाँ आदमी बेहतर आदमी है। क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को अगर एक क्रिएटिविटी की तरह देखते हैं, तो आप बीइंग ए ऑनेस्ट क्रिएटिव पर्सन, आप उस किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होने देते। जैसे आपको कोई दोस्त ने कोई पिक्चर बनाई है, कई बार ऐसा होता होगा कि एक कोई, जैसे हम कोई प्ले लिखता है तो वो कुछ दोस्तों को बुलाता है और पढ़ के सुनाता है कि मैंने यार ये प्ले लिखा है, कैसा लगा। तो उसमें एक दोस्ती के नाते आप बहुत सारे सुझाव भी देते हैं, सजेशंस देते हैं, कुछ वो मानता है, कुछ नहीं मानता। तो इसी तरीके से मुझे लगता है जब कोई काम आया, कोई पर्टिकुलर पिक्चर आई, मुझे लगा कि यार इसमें मैं फिट नहीं हूँ, इसमें मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता, तो मैं ज़रूर उस आदमी का नाम सजेस्ट करता हूँ कि मेरे ख्याल से ये इंसान अच्छा काम कर पाएगा इस फिल्म पे, मेरे लिए ये, और कई बार मान भी लेते हैं बात को मेरी। तो मेरी तैयारी थी, मैंने कुछ ख़ास उस पर अलग से तैयारी नहीं की। मेरा नाम जुपिंदर जीत सिंह है और मैं काफ़ी सीरियस क्वेश्चन हो गए, मैं 2 लाइट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। जी जी। आप इतने सॉफ्ट स्पोकन बाय नेचर हो या ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस हो, मतलब इतने सॉफ्ट स्पोकन से घर में कोई लड़ाई नहीं करता होगा आपसे? नहीं, मैं एक्टर हूँ सर। नंबर, अगर आप एक्टर भी हो तो बहुत गजब के एक्टर हो सर। दूसरा मेरा क्वेश्चन था, आपने जिक्र किया कि आप लव लेटर्स लिखते थे, तो उस टाइम स्टूडेंट थे आप स्कूल में या कॉलेज में, बाद में जब आप फेमस हो गए तो किसी मोहतरमा ने आपको वापस कम्युनिकेट किया हो कि अरे भाई आप तो यहाँ पहुंच गए, बहुत अच्छी लव लेटर लिखते थे पर मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, अब मैं हूँ। हाँ। तो मैं भी उनको यही कहता हूँ कि अब मैं भी मैच्योर हो गया हूँ। थैंक यू जी सर। मैं मोहित खन्ना हूँ, मैं पंजाब ब्यूरो से हूँ। सर मैंने पूछना था कि जैसे आपने अभी काम किया दिलजीत दोसांझ के साथ, आप पंजाब की बात कर रहे थे, मासूमियत कहीं गायब हो गई है। हैव यू सजेस्टेड हिम कि कुछ ऐसा बनाया जाए, या कुछ आ रहा हो दिलजीत दोसांझ के साथ, या उसने आपको अप्रोच किया हो कि मुझे कोई गाने लिख के दें कि जिससे ये मासूमियत वापस आ सके? नहीं, ऐसा मतलब मासूमियत, देखिए किसी गाने से अगर इतना आसान होता ना सर, आप यकीन मानिए मैं यहाँ बैठ के 10-12 गाने हर बार लिख के चला जाता कि कुछ तो वापस आ जाए यार। इतना आसान नहीं होता चीज़ों को, मतलब जो चीज़ें हमने 10, 20, 50 सालों में ख़राब की हैं, उनको 2, 4, 5 दिनों में ठीक नहीं किया जा सकता। इस बात को तो आप मानेंगे। और रही बात, ये काम कोई दूसरा क्यों करेगा, ये काम हम क्यों नहीं करेंगे? दूसरा कोई काम करेगा तो वो स्लोगन बनेगा, वो नारा बनेगा। हम ये काम करेंगे तो वो असलियत होगी, तो वो एक कोशिश होगी, और असलियत और कोशिश ज़्यादा बड़ी बात है।
राजेंद्र धवन, दैनिक ट्रिब्यून से। इरशाद भाई, आप गाने तो बड़ी मेहनत से लिखते हैं और आपकी टीम भी काम करती है। कई बार उसका फिल्मों में फिल्मांकन वैसा नहीं हो पाता जैसा आप सोचते हैं, तो आपको इससे निराशा कभी हुई है? और उदाहरण देकर बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगे। अच्छा जी, उदाहरण देके अगर बताऊंगा तो जिन्होंने वैसा काम किया है वो बड़े नाराज हो जाएंगे, दोबारा आपने काम जिक्र नहीं किया देंगे था एक आध बार मुझे। पर ऐसा जरूर होता है, आपने किसी गाने पे बहुत मेहनत की होती है, आपको लगता है ये गाना तो बस सुपर हिट होने वाला है, ये तो अल्टीमेट मैंने कर दिया है, इसके बाद तो मतलब लोग कहेंगे तुम कहाँ थे, शायद इतना कमाल का लिख दिया। पर वो गाना जब आता है पता ही नहीं चलता किसी को ये गाना भी मैंने लिखा है। जैसे मैं अक्सर ये बात करता हूँ, मेरी एक फिल्म आई थी रांझना, उसमें धनुष थे। हाँ, आपने देखी है और आपको पसंद भी है, वो बड़ी अच्छी बात, शुक्रिया। तो उसमें एक गाना है, ऐसे ना देखो, ऐसे ना देखो जैसे पहले कभी देखा ही नहीं, मंदिर की सीढ़ी जैसा हूं मैं, मंदिर का हिस्सा हूं मंदिर नहीं। अब ये बातें एक गाने में आना, और उस गाने में ये आना कि मैं उन लोगों का गीत जो गीत नहीं सुनते। अब मुझे इससे बड़ी सोशलिस्टिक लाइन नहीं लगी कि यार ये बड़ी मजदूर किसानों की बात मैं कर रहा हूँ कि वो उनको गाने सुनने की फुर्सत ही नहीं है, उनको रोटी कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं उन लोगों का गीत जो गीत नहीं सुनते। अब ये लोगों तक बात नहीं पहुंची, हालांकि फिल्माया बहुत अच्छा डायरेक्टर ने और म्यूजिक बहुत अच्छा दिया है AR रहमान साहब ने। लेकिन एक पिक्चर आई थी मेरी आक्रोश, और जब उसमें भी मैंने बड़ा मेहनत से काम किया था और मुझे लगा था ये तो बड़ा कमाल मैंने काम किया है, उस वक्त वो गाना नहीं चला। वो गाना क्योंकि मुझे कहते हुए कोई मतलब विदाउट बीइंग, हाँ नहीं आक्रोश वो ये थी अजय देवगन वाली लेटेस्ट, और उसमें गाने जिस तरह से आए थे वो गाने मेरे हिसाब से देखने के बाद मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। मतलब ये थोड़ी हम्बल स्टेटमेंट यही है कि मुझे अच्छे नहीं लगे। और लेकिन फिर ऐसा होता है, ये भी एक बात है कि अच्छी चीज़ वापस आती है। ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ की उम्र बहुत लंबी होती है। अभी रील्स पे मैं देख रहा था, सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, ये गाना अचानक से रील्स में वापस आ गया, और ये आक्रोश पिक्चर का गाना था। और तब मैं सोच रहा था कि अरे यार इतना अच्छा गाना है और इसको ठीक से फिल्माया नहीं है, ऐसा लग रहा है कि खड़े खड़े हीरो हीरोइन आइसक्रीम खा रहे हैं और गाना चल रहा है, ये क्या मतलब नहीं यार, ऐसा थोड़े होता है। तो इट समहाउ ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू फील्स अ बिट लो कि जस्टिफिकेशन नहीं हुई गाने के साथ, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो वापस आ जाती हैं। ਖੁਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸੋਢੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ। ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਈਵਨਿੰਗ ਮਿਲੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਚਿਹਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾਪਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ 5 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ, ਹਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਆਈ ਫੀਲ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ दिल दिमाग दे विच आई। मैं सर सुनील कपूर, दैनिक ट्रिब्यून से। मुझे ये थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि जब आप गाना लिखते हैं तो धुन उसके बाद बनती है या धुन पहले बनी थी उस पर आप अपने अल्फाज डालते हैं, या कभी ऐसा हुआ हो कि ये ताल से बाहर जा रहा है इसको थोड़ा काट दो? कुछ इसके बारे में थोड़ी क्यूरियोसिटी है मुझे, अगर आप बताएंगे तो। जी, असल में 99.9% गाने धुन पे ही लिखे जाते हैं। पहले धुन बनती है, वो भले कुन फाया कुन हो, भले वो अगर तुम साथ हो, भले वो जग घूमिया थारे जैसा ना कोई हो, कोई भी गाना हो वो पहले धुन बन जाती है। या इवन अभी हाल फिलहाल में क्या कमाल है गाना जो है दिलजीत दोसांझ का, या
वो नहीं गाना है या तेरे पास में, सबसे पहले धुन बन जाती है। धुन बनने के बाद फिर हम उस पे बोल बिठाते हैं, और थोड़ा मुश्किल काम यही होता है पोएट में, लिरिसिस्ट में एक थोड़ा सा फ़र्क होता है। पोएट वो होता है जो अपनी मर्ज़ी से कागज़ पे कुछ भी लिख सकता है। गीतकार वो होता है जो अपनी मर्ज़ी से कागज़ पे कुछ भी लिख नहीं सकता, क्योंकि उसको धुन भी संभालनी होती है, उसको कहानी का वो सिचुएशन भी संभालनी होती है, और उसके बाद उसको वो कॉमर्स भी संभालना होता है जिसको ये म्यूज़िक कंपनीज़ जिसके साथ डील करती हैं। वो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल काम होता है, लेकिन यही चैलेंज मज़े का चैलेंज होता है कि उसके बावजूद आपको अपने आप को थोड़ा सा डाल देना होता है, अपने आप को इस तरह से उसमें पिरो देना होता है कि सामने वाले को भी पता ना चले कि इसने खुद को भी डाला हुआ है थोड़ा सा। हेलो इरशाद जी, आई एम सीमा सचदेवा फ्रॉम मैगजीन सेक्शन। मेरा सवाल ये है कि जब आप सॉन्ग लिखते पहले आपको कितना टाइम लगता है एक जनरली एक सॉन्ग लिखने में, एंड ऑल्सो डू यू ऑल्सो कीप सम बैकअप सॉन्ग्स कि आपको दिल करा आपका कुछ लिखने का एंड देन यू गिव देम टू द फिल्म? ऐसा भी होता है कि आप लिख के भी रखते हैं अपने पास ऑलरेडी, या सिर्फ मूवी के ड्यूरिंग जो भी उन्होंने सजेस्ट करा होता है उसके अकॉर्डिंग होता है? एंड ऑल्सो आर देयर टाइम्स व्हेन यू स्ट्रगल टू राइट अ सॉन्ग, अगर आपको किसी ने सॉन्ग बोला पर वो आपकी थॉट से नहीं मैच करता, सो हाउ मच डू यू स्ट्रगल विद दैट? मैम 3 सवाल आपने एक ही उसमें कर दिए। तो पहली बात ये कि मुझे कितना टाइम लगता है, मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम लगता है। वो इसलिए कि कई बार गाना 5 मिनट में भी, जैसा मैंने कहा कि मैं 20 मिनट में वो काम हो गया था, कई बार 2 दिन भी लग जाते हैं, कई बार एक पूरा दिन लग जाता है, कई बार 7 दिन लग जाते हैं, कई बार ये बात गाना लिखने में वक्त नहीं लगता मैम, यकीन मानिए। वो जैसे मैंने कहा ना, उस मनह स्थिति में पहुंचने में वक्त लगता है जिसमें वो किरदार है आपकी, उस जो फिल्म का किरदार है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या उसके साथ मैच कर गई है? अगर मैच कर गई है फिर तो बात ऐसे 1 मिनट में, जैसे कहते हैं ना, कनेक्शन मिल गया और बात हो गई, इतना इजी काम है। और जैसे कनेक्शन ना मिले तो फिर कैसे रुक रुक के बात होती है, नेटवर्क फेलियर हो जाता है। तो कई बार नेटवर्क फेलियर हो जाता है। अब वो नेटवर्क फेलियर 1 घंटा रहे, 2 घंटा रहे या 10 घंटा रहे, आप यू कांट से। और दूसरी जो आपने बात की कि मैं स्टॉक में लिखकर गाने नहीं रखता, वो इस वजह से मैं लिखकर नहीं रखता। हाँ, मैं इंडिपेंडेंटली ज़रूर लिखता हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं गज़लें लिखता हूँ, मैं नज़में लिखता हूँ, पर गाने नहीं लिखता। वो गाने मैं इस वजह से नहीं लिखता, जो गाना मैंने किसी एक इंसान के लिए लिखा हुआ है, वो गाना किसी दूसरे इंसान के काम नहीं आ सकता, क्योंकि वो किरदार और है, ये किरदार और है। एक ही बात दोनों पे लागू नहीं हो सकती। एक किसी और वजह से प्यार में पड़ा है तो उसके लिए उस तरह का गाना लिखना पड़ेगा, दूसरा किसी और वजह से प्यार में पड़ा है तो उसके लिए उस तरह का लिखना पड़ेगा। एक का दिल किसी एक वजह से टूटा हुआ है तो उसके लिए वैसा गाना लिखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है ये कॉपी पेस्ट के, अच्छा तेरा भी दिल टूटा है, तेरा भी टूटा है, ले तू ये ले ले। हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं है। अगर तुझे भी मोहब्बत है, तुझे अच्छा 3 पड़े हैं, एक तू ले ले, एक तू ले ले, ऐसा नहीं होता। पर यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं डेफिनेटली। जैसे मैंने कहा ना, यूनिवर्सल प्यार में पड़ना, प्यार इज यूनिवर्सल ट्रूथ। इवन नफरत इज यूनिवर्सल ट्रूथ, राइट? या दिल का टूटना इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ओके। पर वजह जब तक उस एक गाने को, फिल्म का गाना, क्यों फिल्म का गाना एल्बम के गाने से अलग है? फिल्म का गाना इसलिए अलग है एल्बम के गाने से क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप उसको उधेड़ के देखें गाने को, तो उसमें वो वजह होती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि तेरी नज़रों में तेरे सपने, मेरे सपनों में नाराज़ी, तेरे सपनों में नाराज़ी, मुझे लगती हैं बातें दिल की, होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी। अब वो ये करेक्टर बोल रहा है उसका, यहाँ मतलब हम तुम नहीं मिलेंगे और हम तुम में प्यार नहीं रहा, ऐसी बात नहीं हो सकती। ये एक जनरल बात है। हम जनरल चीज़, एक जनरल बड़ा एक छतरी है, एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर जब आप थोड़ी बारीकी में जाते हैं तो चीज़ें उस तरह से, यस, जैसे मैंने कहा कि मैं गज़लें नज़में लिख के रख लेता हूँ। गज़लें लिख के मैं इसलिए रख लेता हूँ क्योंकि गज़लों में हर एक शेर का थॉट अलग होता है।
उसमें ऐसा नहीं है जैसे गाने में एक ही थॉट चलता है या नज़म में एक ही थॉट चलता है, तो आप वो बरकरार, आप कहते हैं कि ये थॉट अच्छा है यार, इसको रख लेते हैं। अब अभी ऐसा ज़रूर होता है कि कई बार आप उस वहाँ से थॉट ले लेते हैं और उस थॉट से पूरा गाना बना देते हैं। और जिन्हों पंजाबी च कहते हैं कि नींबू दा साथ ते हैगा, नींबू नहीं हैगा ना, तो खट्टा ही तो करना है ना, तो वो काम ज़रूर हो जाता है। तो मैं गज़लें ज़रूर लिखता हूँ, ऐसी बहुत सारी मेरी गज़लें हैं जिनमें से मैंने शेर लेके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे, रॉक स्टार फिल्म का गाना काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है। ये भी असल में एक गज़ल का ही मेरे शेर था कि अपना आप भी बेवजह जब और कोई हो जाता है, यार सुराही, यार सुराही मतलब शराब की सुराही, अपना आप भी बेवजह जब और कोई हो जाता है, यार सुराही, मैं मतलब शराब, मीना मतलब शराब पिलाने वाली, साकी, या अपना आप भी बेवजह जब और कोई हो जाता है, यार सुराही, मैं मीना सब और कोई हो जाता है, दौरे जवानी में ही इबादत शिद्दत से हो सकती है, दौरे जवानी में, जवानी के दौर में दौरे जवानी में ही इबादत शिद्दत से हो सकती है, हाँ ये बात अलग है कि रब और कोई हो जाता है, राइट। इन लफ्ज़ों के मायने कामिल जाने कौन बदलता है, मैं कहता हूँ कुछ और मतलब और कोई हो जाता है। तो ये उसका बेस था जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज पे। आपने एक थॉट बचा के रख लिया और उस थॉट को, अच्छा ये बात कहनी है, उसको आपने बिल्कुल सीधे साफ सपाट अंदाज में बोल दिया ताकि वो आम आदमी तक पहुंच जाए। बीच में मैं एक पूछना चाहूँगी, ये आपकी रिंगटोन भी है जी। हाँ, तो आपने इतने गाने उसके बाद लिखे, कोई और आपको पसंद नहीं आया फॉर योर रिंगटोन? नहीं, मुझे इससे बड़ा सच कोई नहीं मिला कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे। इरशाद जी, व्हाट इज योर टेक ऑन सिद्धू मूसेवाला? ही वाज मर्डर्ड और उनके सॉन्ग्स भी बहुत कंट्रोवर्शियल थे, वायलेंस के ऊपर थे। तो आप तो आज के पंजाब और पिछले पंजाब दोनों की आपने बात की, तो डू यू रिलेट टू दोज सॉन्ग्स? कैसा आप उनके सॉन्ग्स को कैसे डिफाइन करोगे? नहीं, मुझे अच्छे लगते थे सर, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और कोई भी सच्ची बात, कोई भी, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कोई भी लिखने वाला अगर किसी ने एक लाइन भी अपने दिल से लिखी हुई है ना, वो कोई गीतकार हो, वो कोई पोएट हो, मुझे वो पसंद है। और काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे, FIRs हुई कि आप वायलेंस के ऊपर लिख रहे हो, पंजाब के इश्यूज के ऊपर लिख रहे हो। नहीं, वो एक अलग बात है। देखिए, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ जो होती है ना, हर एक चीज़, अब आपने बड़े हल्के हल्के सवाल किए थे, ये इतना भारी करतोब जैसा सवाल कर दिया है ना आपने, है? चमकीला भी इसमें है। हाँ, चमकीला भी। वो ऐसा होता है कि गलत और सही एक्चुअली कुछ नहीं होता नज़रिए के अलावा। गलत और सही सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कोई चीज़ गलत है तो वो गलत है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक वही चीज़ सही है। अब इसीलिए तो मैंने कहा मैं सही समझकर जो भी करूं तुम कहते हो गलत, मैं गलत हूं तो फिर कौन सही? अब मर्जी से जीने की भी क्या मैं तुम सबको अर्जी दूं? यानी कि तुम सबका मुझसे भी ज़्यादा हक है। जो जिसका दिल किया उसने कर दिया, उनका दिल वो लिखने का किया, वो गाने का किया, उन्होंने किया। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा लगे, वो एक अलग बात है। हेलो सर, मैं तने सिंह हूँ, आई एम सब एडिटर हियर, मैं भी लिरिक्स लिखता हूँ सर। मेरा आपसे ये सवाल है, आपने बहुत बात करी कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कैरेक्टर के नज़रिए से अपने सॉन्ग्स को अप्रोच करूँ। कंटेम्प्रेरी हिंदी सिनेमा में, बॉलीवुड मूवीज़ में, डू यू फाइंड दैट्स अ ट्रेंड दैट्स ऑन डिक्लाइन? क्योंकि अब बहुत सारी फिल्में आती हैं जिसमें गाने सिर्फ प्रमोशन का रोल प्ले करते हैं। आपसे भी अब कंटेम्प्रेरी टाइम्स में क्या डिमांड होती है कि आप कुछ लिख दो जो चल जाए, बट उसका कहानी से शायद उतना लेना देना ना हो, और अगर ऐसा कुछ आपके पास आए तो आप ऐसी चीज़ को अप्रोच कैसे करोगे? नहीं, उसी तरह से, एज आई सेड, इफ यू आर प्रोफेशनल यू कांट से नो। अगर आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा कर देगा। आप ये चाहते हो कि आप ना करो, कोई दूसरा कर दे? आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है। देखिए, होता क्या है कि आपको अगर पता है कि आप किसी पर्टिकुलर पिक्चर में काम कर रहे हो और आपने 5 गाने लिखे हैं और छठा गाना उनको प्रमोशनल गाना चाहिए, तो वो भी आपको ही करना पड़ेगा। क्यों छोड़ेंगे आप? ऐसा तो नहीं होगा ना। और रही बात कि वो
उतने करेक्टर में नहीं होते या नहीं, वो हर एक डायरेक्टर पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पिक्चर बनाना चाहता है और कैसे करेक्टर खड़े करना चाहता है, उस पर भी डिपेंड करता है। और मुझे नहीं लगता प्रमोशनल गाना लिखने में कोई बुराई है। मैं नहीं लिखा है स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, वो प्रमोशनल गाना है राइट। तो उसी में मैंने दिल दियां गल्लां भी लिखा हुआ है, और मैंने ही लिखा है तूने मारी एंट्रियां और दिल में बजी घंटियां, और मैंने ही उसमें जिया गाना भी लिखा हुआ है। तो ये आपकी उसका हिस्सा है। आपको हमेशा, आप सब एडिटर हैं, आपको रोज़ उतनी कहानियाँ थोड़ी सारी, सबको लगता होगा कि यार ये स्टोरी ठीक करके मुझे बड़ा मज़ा आया, कोई नहीं भी मज़ा आता होगा पर करनी पड़ती होगी। आई एम गीतू वैद, आई एम अ डिप्टी न्यूज़ एडिटर है। मैं ये देख रही हूँ कि हमने आपसे बहुत क्वेश्चन करे कि आपको पहचानने के लिए, तो आप अगर अपने आप को डिफ़ाइन करते हैं तो इरशाद कामिल पोएट क्या है और क्या डिफ़ाइन करता है इरशाद कामिल एक लिरिसिस्ट आपकी नज़र में? जी 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 जी, एक्चुअली दोनों ही सूरतों में इसका एक ही जवाब है, बड़ा छोटा सा जवाब है। इरशाद कामिल एक विचार है जो विचारधारा बनना चाहता है। इसका क्या मतलब? एक विचार है। जब एक विचारधारा कब बनता है? जब उस विचार को फॉलो करने वाले लोग जुड़ते रहते हैं तो वो एक बड़ी जमात बन जाता है। ਸਰ ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਕਾਮਿਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਿਲ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਿਲ ਹੈਗਾ। ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਮਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। सब पूरा होकर ख़त्म हुआ, जो आधा है वो जिंदा है। हम अक्सर बात करते हैं कि अरे वो पूरा हो गया, तकलीफ दे बात है। पूरा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ रहना चाहिए, कुछ ना कुछ खलिश बनी रहनी चाहिए, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई ज़रूरत, कोई ना कोई चाहत, कोई ना कोई ख्वाब अधूरा रहना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे नहीं एहसास कि मैं कामिल हूँ। यस, मेरे नाम के साथ कामिल है, वो इस वजह से कि मुझे भी थोड़ा बहुत दिखावा करने की आदत है। मैं रोहित भान डिजिटल बैंक से हूँ। आपने शुरुआत में लव लेटर्स की बात करी, जो लव लेटर्स से इंस्टा रील का जो सफ़र है, क्या इश्क की शिद्दत इससे मुतासिर हुई है? बेशक हुई है, बेशक हुई है। इंस्टा रील और लव लेटर में, इंस्टा रील से कोई कैसे किसी को प्रपोज कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कोई मुझे इंस्टा रील भेजे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ या बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे लगा अच्छा इसने कोई रील बनाई होगी, अभी लोड कर देगा ये अपने अकाउंट पे, तो हो सकता है जो देखेगा उसको यही लगेगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ। तो इट्स नॉट, ये दोनों चीज़ें बड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। जो रील है वो एक मुझे लगता है कि जल्दी पॉपुलर, सिर्फ एवरीबॉडी वांट्स टू बी पॉपुलर। हर एक आदमी में मशहूर होने की ख्वाहिश तो रहती है। ये सोशल मीडिया हमें हमारी वो थोड़ी बहुत ख्वाहिश को थोड़ा पूरा कर देता है, बस इतनी सी बात है। पर हम ये भूल जाते हैं उससे थोड़ी बहुत ही ख्वाहिश पूरी होती है और वो स्थायी नहीं होती, वो परमानेंट नहीं होती। और एक दिन ये ना बिल्कुल ऐसा है जैसे अभी हम बिजली में बैठे हुए हैं और एक अचानक से बिजली चली जाए तो हम क्या करेंगे? हम, जैसे पहले होता था कि हम बिजली बोर्ड में फ़ोन करने से ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते थे कि भाई बिजली कब आएगी, वो बता देता था 2 घंटे में आएगी भाई। तो अचानक से एक दिन सोचिए कि इंस्टाग्राम वाले ने वो सारा नेटवर्क ही अपना उड़ा दिया। तो ये जो फॉलोअर्स की गिनती है वो बेचारे क्या करेंगे उस दिन? कि किसी के 25 मिलियन है, किसी के 50 मिलियन है, किसी के 4 मिलियन है, वो उस दिन क्या करेगा? कि उसका क्या खोया? ये ना तो कोई पैसा है कि अरे बैंकरप्सी हो गई, भाई बैंक को लूट के ले गए तो मेरा भी पैसा चला गया, ये कोई पैसा भी नहीं है। ये आपके वो वैसे फॉलोअर भी नहीं है जो आपको दिखाई दे रहे हो कि अरे ये तो मेरे पीछे, तो जैसे मैं सोचता हूँ जब संत कबीर चलते होंगे या गुरु नानक चलते होंगे तो उनके कितने अनुयायी उनके पीछे पीछे चलते होंगे जो दिखाई देते होंगे कि ये चल रहे हैं। या कोई और मान लीजिए कोई चीज़, जैसे और भी छोटी छोटी चीज़ें आप ले लीजिए, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं
कि हमारे वहाँ पे मोहल्ले में बहरूपिया आता था तो बच्चे उसके पीछे पीछे भी चल पड़ते थे, बहरूपिये के पीछे, आइसक्रीम के वाले के पीछे पीछे चल पड़ते थे, राइट। तो वो ये वैसे वाली चीज़ है, इसको आप इतना सीरियसली क्यों लिया जा रहा है, पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती, और दूसरी बात ये भी मुझे समझ में नहीं आती कि किसी तक पहुंचना क्यों ज़रूरी है, अपने तक पहुंचना क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों ज़रूरी नहीं है, जबकि ज़रूरी अपने तक पहुंचना है। किसी तक पहुंचना हो जाएगा, अपने तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो रील्स बाहर दिखाती हैं, अंदर नहीं दिखा पाती। पर इसके बावजूद जेन ज़ी आपसे कनेक्ट करता है आपके गानों में? बहुत ज़्यादा। अगर नहीं करता होता तो मैं मार्केट से आउट हो गया होता। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं अभी अगर देखा जाए, बहुत अच्छी बात वही है ना, आज हम जिनको जेन ज़ी कहते हैं ना, वो बहुत सच बोलते हैं। उनको हम एक दौर आया था जब हम ना बड़ा मैनिपुलेटिव सा होके जिंदगी जी रहे थे, पॉलिटिकली करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट। घरों में होते थे, जैसे मध्यवर्गीय परिवार होते थे, चाची और माँ में बनती नहीं थी, पर पड़ोस वाली आ गई, अरे बैठो ना चाय, मतलब इस तरह से पिक्चर आती थी कि इन दोनों में तो मोहब्बत बस फूट फूट पड़ रही है, मतलब ये खाना नहीं बन रहा होगा, रोज मोहब्बत ही पकाते होंगे चूल्हे पे। इस तरह का वो दिखावा अब धीरे धीरे कम हो गया। वो इन लोगों को क्यों मैं रेलेवेंट रहने की कोशिश करता हूँ या रेलेवेंट हूँ, या लोग ये सारे बच्चे मुझे क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि मैं मोहब्बत को झूठे तौर पे कुछ नहीं कहना बता रहा कि जी ये इससे तो ये चांद सितारों वाली मोहब्बत मेरे गानों में नहीं आप देखेंगे। वो वैसे वाली थोड़ी सच्ची मोहब्बत है, मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा खुदा है तू बस नाम क्या है तू, जो रब्बा जो तेरी इतनी सी भी ना चली। वो जो सवाल करती है, वो जो हक से मांगती है और जो हक जताती है, वैसे वाली बातें इनको अच्छी लगती हैं, चांद सितारों वाली बातें अच्छी नहीं लगती, इसलिए शायद वो जुड़ जाते हैं मेरे गाने। एक मेरा ये सवाल था भाषा को लेकर, जैसे अभी आपने कहा रब, भगवान और खुदा नहीं खुदा, हाँ, तो द वर्ड, 3 different words for the same, you know, person or whatever. But my question is about language. How do you, जैसे आजकल जो हिंदीफिकेशन या उर्दूफिकेशन दोनों तरफ जो हो रही है, एक तरफ बहुत ज़्यादा उर्दू वाली भाषा, दूसरी तरफ हिंदी वाली भाषा, तो ये जो क्या आपको लगता है कि जैसे आप ये जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे शिद्दत या इबादत, जो कॉमनली नहीं यूज़ होते आज की तारीख में, तो क्या आपका जो फीडबैक है या जो जेन ज़ी या जो भी लोग जो आपके गाने सुनते हैं, क्या उनको ये समझ आती हैं, ये शब्द, ये भाषा समझ आती है, क्या रिएक्शन है लोगों को? मुझे लगता है समझ में आती है, बहुत ज़्यादा समझ में आती है। इसका सबसे बड़ा सबूत मैं तब मानता हूँ जब, यानी कुन फायकुन जब मैंने लिखा था, मुझे नहीं लगता था कि ये कहीं तक पहुँचेगा गाना, और अगर वो रॉकस्टार 2011 में एल्बम आई थी और अब हम 2026 में खड़े हुए हैं, 15 साल हो गए हैं, अगर अभी भी लोगों को वो चीज़ भा रही है तो पहुंच रही है बात। जो उनको नहीं पता, आपने पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में की ही हुई है, तो वहाँ से ढूंढ लेते हैं वो इस बात का मतलब क्या है, ये पहुँचती कहाँ है बात। और दूसरे, ज़बान के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और बात करूँ, मुझे जितनी जानकारी है, ज़बान सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। हमारी बहुत सारी हमारी आधी से ज़्यादा कम्युनिकेशन जो है वो बिना लफ्ज़ों के भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे चाय पियोगे, आपने कहा, आपने तो कुछ नहीं कहा, पर आपने कन्वे कर दिया। ज़बान की ज़रूरत हमें विचारों को बचाने के लिए पड़ी। हमें उस वक्त भाषा ईजाद करनी पड़ी जब मुझे कोई ख़याल आया और मुझे समझ नहीं आया कि मैं ये पहुँचाऊँ कैसे, कि ये बात इस तरह से है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब मैं इशारे से बहुत सारी चीज़ें नहीं समझा सकता।
तो कोई लिपि, कोई चित्रलिपि से शुरू हो के हम भाषा तक पहुँचे। अभी हम जो कम्युनिकेट करते हैं, इसीलिए हम में से बहुत सारे जो आम देखिए लोगों को उस तरह से भाषा के इस्तेमाल में हम गड़बड़ कर जाते हैं, किसी गलत जगह पे कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाते हैं जो कि वहाँ पे कई बार अप्रोप्रिएट नहीं होता वो वर्ड। बट आई फील जो नए लोग हैं, जो नए पढ़ने वाले या गाना सुनने वाले लोग हैं, वो कुछ भी हो, इबादत हो या कुछ हो, उनको इस बात का एहसास है कि ओके ये कहना क्या चाह रहा है, वो फील पकड़ लेते हैं बात का। और बहुत मुश्किल अगर बात हो, जैसे मैं ज़रूरी तौर पे ये कई बार जहाँ मुझे लगता है ये कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसा लफ्ज़ डाल दूँ कि इनको लगे अरे ये क्या है, इनको चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। नहीं, जैसे मैं आपको दूं एग्जांपल, जैसे मैं वापस आऊँगा में, ये कुछ लोगों ने कहा है कि इम्तियाज़ अली की कुछ जगहों में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, इट स्मेल्स, डजंट स्मेल ऑफ पंजाब बट इट स्मेल्स ऑफ से यूपी। और ये हीरा मंडी जो सीरियल है उसमें भी उसमें तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये क्या आपको लगता है कि ये सही है, ये जो इस तरीके का क्रिटिसिज्म? मैं नहीं मानता सही है। आप आज से जज कर रहे हैं। आप 1947 के पंजाब को देखिए, कौन सी भाषा थी आपके पास? आपके पास शाहमुखी पंजाबी। कौन सी शाहमुखी? जो उर्दू में लिखी जाती थी, उसको उर्दू में पंजाबी लिखी जाती है तो वो शाहमुखी लिखी जाती है। अब गुरमुखी लिखी जाती है तो वो देवनागरी से आई हुई है। हमारी जो गुरमुखी जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं, वो जो अगर एक ट्री देखा जाए तो उर्दू में भाषा में अरेबिक, पर्शियन और रस्मुल ख़त में लिखी जाने वाली जो भाषा है वो पंजाबी की शाहमुखी है जो बोली जाती है पंजाबी में, और हम गुरमुखी में लिखते हैं यहाँ पे जो एक अलग एक सेक्ट से आई हुई है चीज़ें। वहाँ यूपी की भाषा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने मेंटली यूपी को उर्दू के साथ जोड़ दिया है। यूपी उर्दू की भाषा, उर्दू यूपी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, उतना ही उर्दू पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है। अब कितने लोग हैं, कितने ही लोग हैं, 6 जेंटलमैन्स जिनको अभी मैं कहीं गया थोड़ी देर पहले जहाँ से आया हूँ, वो बात कर रहे थे कि मुझे तो उर्दू ही पढ़ना आता है। बुजुर्ग थे, मुझे तो उर्दू ही पढ़ना आता है। 2 ही लैंग्वेज उन लोगों को आती थी, उर्दू, इंग्लिश। मेरे फादर ने मेरे साथ 10वीं का हिंदी का पेपर दिया था क्योंकि वो लाजमी हो गया था जॉब के लिए। उनको भी सिर्फ उर्दू और इंग्लिश ही आती थी। तो पंजाब की भाषा है उर्दू। आप हमारे जितने पंजाब की भाषा है उर्दू, या पंजाब की भाषा है वो उर्दू। जो शाहमुखी है उसमें कितने उर्दू के वर्ड हैं? अब जो शाहमुखी है, आप शाहमुखी में उर्दू बहुत ज्यादा है मैम। शाहमुखी में जो आपको पर्शियन लफ्ज है ना, वो आपको बहुत सारे मिलेंगे। मैम मुझे करेक्ट करें। सर मेरे मदर फादर दोनों ही उर्दू पढ़ते और लिखते सी ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਡਾਇਰੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਰਦੂ ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਲਾਮੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਗਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਮੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਲਾਮੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਜਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ। ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ, ਯੈਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਉਸਤਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਨੀ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਉਸਤਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਸੀ। राइट। आफ्टर पार्टीशन बिल्कुल चेंज हो गया। हाँ मतलब वो हमने थोड़ा वो आइडिया बदल दिया उसका मैम। ये बड़ी जैसे पंजाब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कितने शाहमुखी जो लिखी जा रही है, या शाहमुखी जो में जो पंजाबी लिखी, जिसमें पंजाबी है, पंजाबी को आपने, जैसे मैं पंजाबी को हिंदी में लिख दूँ तो उन्होंने उर्दू रस्मुल ख़त में वो पर्शियन उसमें अलिफ बे पे में पंजाबी लिख दी। अब उसमें उर्दू के लफ्ज़ हैं, उसमें बहुत सारे उर्दू के लफ्ज़ हैं, और पंजाब में उर्दू बहुत ज़्यादा था। आप बुल्ले शाह ने भी गुरमुखी में थोड़े लिखा होगा, नहीं लिखा, उसने उर्दू में ही लिखी है वो पंजाबी। शाह हुसैन ने गुरमुखी में थोड़े लिखा होगा, सुल्तान बाहू ने गुरमुखी में थोड़े लिखा होगा, नहीं, वो एक अरेबियन
एक पर्शियन स्कूल है, उसी में वो उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं। और इन्होंने जैसे जर्दा की बात की, अब जर्द से बना जर्दा, जर्द मतलब पीला। अब पीले चावल मीठे जब हम बनाते हैं तो उसको हम जर्दा बोल देते हैं, जर्दा पुलाव बनाए, राइट। या मीठे चावल बसंत को हम बोलते हैं कि बसंती चावल बने हैं। तो ये सिर्फ उर्दू पंजाब के साथ बहुत घुली मिली ਸਰ चीज़ है। ਪਾਏ ਪਕਾਣਾ ਨਾ, ਪਾਏ ਪਕਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਏ ਪਕਾਨ ਬੈਠ ਗਈ हाँ ਲੋਕ ਪਾਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। राइट 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 राइट। इरशाद जी, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही। जी। वी बिगैन विद लव, वी कंटिन्यूड विद लव एंड वी शैल एंड विद लव। तो आप कोई लाइंस अपनी ऑन लव प्लीज सुनाइए बिफोर वी एंड द शो। और देखिए कितनी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा मुझे मैम ये बातचीत, सच में मैम मतलब थैंक यू वेरी मच टू यू, पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए, और थैंक यू वेरी मच टू यू फॉर सच नाइस क्वेश्चंस एंड यू आल्सो। और बहुत कम जगह ऐसा महसूस होता है कि बातचीत करके आपको वाकई मज़ा आया। मुझे सच में बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके। अपने ख़िलाफ़ मैं गज़ल की बात की थी, तो मैं गज़ल के दो चार शेर सुनाता हूँ ताकि मेरा ये वाला हुनर भी आप तक पहुँच जाए। अब मैं ये लालच भी कर लेता हूँ। अपने ख़िलाफ़ अपना ही किरदार मत बना, अपने ख़िलाफ़ अपना ही किरदार मत बना, मैं पुल बना रहा हूँ तू दीवार मत बना। अपने ख़िलाफ़ अपना ही किरदार मत बना, मैं पुल बना रहा हूँ तू दीवार मत बना। मरहम की चादरें ना चढ़ा दिल की चोट पर, मरहम की चादरें ना चढ़ा दिल की चोट पर, ये ज़ख्म ज़ख्म रहने दे तू मज़ार मत बना। माना है तू हसीन मुबारक हुस्न तुझे, माना है तू हसीन मुबारक हुस्न तुझे, इस खूबसूरती को तू हथियार मत बना। तो ये इसके साथ हम मतलब बहुत बातें हो गई, बहुत कुछ सुना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गीतांजलि, और मैम ज्योति मैम आपका बहुत शुक्रिया, और सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching the Tribune Newsroom. Please do follow us on our social media handles across the platforms. Thank you.